स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अनोनमस गुरुजी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट 2 जो कि है काइनेमेटिक्स। ओके, अच्छा, काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर्स आएंगे आपके पास। चैप्टर 2 क्या है जो कि हम आज करने वाले हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 3 जो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। तो चैप्टर 3 में क्या है हमारे पास? मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर 2 को अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। ये है हमारा लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 2। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिक्स एंड इट्स ब्रांच। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मोशन की स्टडी करेंगे। ओके, किसका? कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी हम करेंगे और उसमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 ब्रांचेस हैं। कितने ब्रांच हैं? 3 ब्रांच हैं मेन। सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा, जैसे कि बुक टेबल के ऊपर है, ब्रिज कोई खड़ा है या कोई ट्री है ना, ट्री भी रेस्ट पे है। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? डील्स विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स कॉजिंग इट। मोशन तो हो रहा है पर हम क्या फोर्स से मोशन हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ क्या चेक करना है? मोशन को लेकर चलना है। ओके, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ओके, स्पीड, वेलोसिटी। आप सब में चेक कर सकते हो किसी में किस फोर्स से ये सब ओरिजिनेट हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें, है ना। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार। अच्छा, अब लास्ट वाले पे आते हैं डायनेमिक्स से। डायनेमिक्स में क्या करना है हमें? मोशन अलोंग विथ फोर्सेस। फोर्स को भी हमें कंसीडर करना है यहाँ पर, और काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे। बस यही फ़र्क है इसमें। जैसे कि अब एक फुटबॉल को किक मारा है किसी प्लेयर ने, है ना, तो वहाँ से उसने फोर्स लगाया तब जाके ये मूव हुआ है। ओके, ये मोशन में, ये बॉल मोशन में कब आया है? जब इसने यहाँ से फोर्स लगाया है। ठीक है, तो हम इसकी भी स्टडी करेंगे। तो ये होता है डायनेमिक्स, समझ गए होंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का ना। अब आते हैं सेकंड स्लाइड पे, देखते हैं क्या है रेस्ट एंड मोशन। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं रेस्ट और मोशन होता क्या है। रेस्ट क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में और उसके सराउंडिंग्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर एक आपको ट्री दिख रहा है, ओके, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, घर है, तो क्या ये अपने आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे ये ट्री है तो इस ट्री के लिए सराउंडिंग क्या हो गया? ये बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग से अगर बैठकर आप देखो ये ट्री मूव कर रहा है क्या? आज यहाँ पर था, कल यहाँ पर ये ट्री आ जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, ये ट्री कहीं इधर उधर नहीं हिलेगा, मूव नहीं करेगा, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है वो टाइम के साथ अपना पोजीशन ट्री चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए वो रेस्ट पे है। ये बिल्डिंग भी रेस्ट पे है। ओके, और अब अगर मोशन में देखें तो मोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होता है विथ टाइम रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, जैसे आप यहाँ पर एक कार, ये चेक करो, कार लेट से यहाँ पर टाइम 0 सेकेंड पर कार कहाँ पे था? इस पोजीशन पे था। तो ये ट्री से कितना डिस्टेंस पर है? लेट से कोई डिस्टेंस पर होगा ये ट्री से, है ना। फिर मैंने टाइम 5 सेकेंड पर चेक किया, जब टाइम क्या हो गया? 0 to 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पर ये जो कार का डिस्टेंस है किसके साथ? इस ट्री के साथ। देखो आप कितना बढ़ चुका है, पहले कितना डिस्टेंस था। ओके, तो ये ट्री क्या है? इस कार के लिए सराउंडिंग है। टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ इसने अपना पोजीशन चेंज किया है कार ने, है ना, तो ये मोशन में होगा। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है रेस्ट और मोशन है क्या। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड में रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। बताता हूँ कैसे रिलेटिव टर्म्स हैं। यहाँ पर आपको ट्रेन में बैठे हुए 2 लोग दिख रहे होंगे, है ना। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका मैं बोलता हूँ ये नंबर 1 है। ओके, ये ट्रेन में बैठा हुआ दूसरा इंसान जो है नंबर 2 है, और आपको यहाँ पर बाहर में एक इंसान दिख रहा होगा, ये बंदा, ये है नंबर 3। ओके, अब आप मुझे बताओ नंबर 1 के रिस्पेक्ट में, अगर नंबर 1 ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है वो, तो नंबर 3 इसके लिए क्या है? नंबर 3 तो चल रहा है ना,
नंबर 3 अपना प्लेटफॉर्म पर वॉक कर रहा है। तो नंबर 1 के लिए नंबर 3 क्या है, मोशन में है। ओके, और नंबर 2 क्या है नंबर 1 के लिए, नंबर 1 के लिए नंबर 2 क्या है, वो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही वो ट्रेन पे बैठा हुआ है, यही बात है ना। अब यही मैं नंबर 2 के लिए भी चेक कर लूँ तो नंबर 3 क्या है, मोशन में। ओके, और नंबर 1 क्या है, ये रेस्ट पे है। क्लियर? अब नंबर 3 के लिए मैं चेक करूं तो नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों क्या है, मोशन में है। ओके, समझ गए आप? तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप चेक करो नंबर 2 यहाँ पर रेस्ट पे है और नंबर 2 यहाँ पर मोशन पे है। ये एक साथ रेस्ट और मोशन पे कैसे आ गया? यही चीज़ है कि ये रिलेटिव है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये जो दो नंबर है ये एक ही टाइम पर रेस्ट पे भी है और ये मोशन पे भी है। तो यही क्या है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव हैं ये दोनों। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव बिकॉज दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी मैं आपको बताऊंगा आगे होता क्या है। अभी आप ऑब्जर्वर से लेकर इसे समझो, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? चलिए, लेट्स से कोई कार है, ये रहा कार, है ना। इसने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, कितना ट्रैवल किया है इसने? 100 मीटर। अच्छा, अब मुझे आप बताओ इस जो यहाँ पर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस 100 मीटर के कंपैरिजन में इस कार का साइज़ क्या है? ठीक है, बड़ा ही होगा। अब मैं आपको दूसरा केस देता हूँ। ये एक कार है, ओके, इसने लंबा डिस्टेंस इस बार ट्रैवल किया। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, दिल्ली टू मुंबई इसने ट्रैवल किया है, अप्रॉक्सीमेट 1500 किलोमीटर्स। अब आप मुझे बताओ क्या ये इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस कार का साइज़ कितना होगा? इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस कार का साइज़ कितना है? तो ये बहुत छोटा है ना। यही होता है जब जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ नेग्लिजिबली स्मॉल रहे। किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है उसके कंपैरिजन में एकदम छोटा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। ओके, समझ गए आप? यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है दिल्ली टू मुंबई अगर ट्रैवल किया है ट्रेन ने या कार ने। और दूसरा एग्जांपल क्या है? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, व्हेन स्टडीइंग प्लैनेटरी मोशन। जब हम प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट के मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्थ को हम लोग क्या लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि सन बहुत बड़ा होता है। ये रहा सन, अगर इतना बड़ा है तो ये रहा अर्थ। ठीक है, अर्थ इसके सामने पॉइंट साइज ही है। ये जो अर्थ है ये पॉइंट साइज है। ओके, यहाँ पर मैंने फिगर में भी आपको यही बताया हुआ है। ये देखो आप, इस कार ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया है, ये और ये कहाँ तक पहुँचा? बी तक, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब बात बताओ कि ये जो इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है इसके कंपैरिजन में कार का साइज़ तो बहुत छोटा है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या क्या मोशन के टाइप हैं? फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, ये ऐसा मोशन है, मोशन इन विच एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स द सेम डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन। चलिए, यहाँ पर आप देखो, इस यहाँ पर दो मैंने बॉक्सेस लिए हुए हैं। ओके, इस पे मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क किया, यहाँ पर एक और पॉइंट मार्क किया। इसको नाम दे देता हूँ ए, दिस वन इज़ बी। ओके, तो जैसे ही मैं इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा, ओके, लेट्स से ये कितना मूव हुआ है? 10 सेंटीमीटर मूव किया है मैंने, तो ये पॉइंट ए यहाँ कहीं होगा और ये पॉइंट बी यहाँ कहीं होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया पॉइंट ए, है ना,
और पॉइंट बी यहाँ कहीं हो गया, नहीं हुआ है। तो जितना डिस्टेंस, जितना वो सेम डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, उतना ही डिस्टेंस उसमें कोई भी पॉइंट ले लो, वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ गए आप? कोई भी पॉइंट मार्क करो आप, वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना पूरे ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि कार मूव कर रहा है एक स्ट्रेट रोड में, एलिवेटर ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, सो रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन ये क्या होता है? एक फिक्स्ड एक्सिस पर घूम रहा है। यहाँ पर आप फैन देखो, ये फैन है ना? अच्छा, और क्या है? एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। उसमें कोई भी अगर पॉइंट में मार्क करूँ वो भी सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। ये देखो आप, मैंने इसको पॉइंट ए मार्क कर दिया है, तो पॉइंट ए ऐसा मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, है ना? अगर पॉइंट बी मैंने यहाँ कहीं मार्क कर दिया, आप चेक करो, ये रहा पॉइंट बी। आई होप आपको ये विजिबल होगा। अगर पॉइंट बी है मैंने यहाँ मार्क किया है, तो ये भी सर्कुलर मोशन में ही मूव करेगा ना। इसे हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। ओके, एक फिक्स्ड एक्सिस में मूव करना होता है। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये चेक करो, मैं बोल रहा हूँ ये रहा हमारे पास सन, और सन के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। ओके, ये देखो, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। सो ये कौन सा मोशन है? और ये एक एक्सिस में मूव करेगा ना, ठीक है? तो ये अर्थ किसके अराउंड मूव कर रहा है? सन के अराउंड। तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। ये एक फिक्स्ड पॉइंट में मूव कर रहा है या फिक्स्ड एक्सिस पर मूव कर रहा है। समझ गए आप? चलिए अब देखेंगे रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस क्या है। वही है, रोटेटरी मोशन में अपने एक्सिस पर मूव करेगा और सर्कुलर मोशन पे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। व्हाट इज दिस? ये है क्या आखिर? ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन क्या है? जिसमें हम एक कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हम मोशन को दिखा सके, मोशन को शो कर सके। अब देखो, लेट से मैं बोल ले रहा हूँ, लेट टेक अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस में ले रहा हूँ मैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन को ले रहा हूँ। चलिए ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस। ओके, ये रहा ओरिजिन और यहाँ कहीं मैंने पॉइंट मार्क किया है ए। ठीक है, सो अब आप मुझे बताओ, कोई ट्रेन है ना? ये रहा ट्रेन और ये अपने ट्रैक पर सीधा मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये हवा में ऊपर उठ रहा है क्या? क्या मुझे दूसरे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है? इस वाई कोऑर्डिनेट की मुझे ज़रूरत है क्या? वाई एक्सिस की ज़रूरत है इसके मोशन को शो करने के लिए? नहीं, इसमें चेंज किस में आ रहा है? सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट में ही चेंज आ रहा है। अगर मैं इसको एक्सिस मान लूँ, एक्स एक्सिस, तो सिर्फ इसमें ही चेंज आ रहा है। यहाँ पर ओरिजिन होगा, ये 1, ये 2, ये 3, कुछ देर बाद ये ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी, है ना? तो मैं कहाँ बोलूँगा कि ये 0 to 3 मूव कर लिया इसने, यही बात है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सिस की ज़रूरत है और लेट से ये इसने मोशन कितना किया है, ये x डिस्टेंस। ओके, ये x मीटर। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि एक ही हमारे पास एक्सिस की ज़रूरत है या एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है इस मोशन को दिखाने के लिए, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन में आएगा। उसको हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। अब इसी तरह 2 डायमेंशनल मोशन में क्या है? इसमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बनाया मैंने y एक्सिस, ओके, और ये बना दिया मैंने x एक्सिस। ठीक, अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर था कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट और उसने ट्रैवल करके वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ कहीं पहुँच गया। इनिशियल पॉइंट ए से कहाँ पहुँच गया? वो बी तक। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये मान लो x1 एंड y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 एंड y2। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट ए है इसको दिखाने के लिए कि ये इसका पोजीशन है कहाँ, तो मैं बोलूँगा कि x और y दोनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बताया कि ये कितने दूर है? x से x1 डिस्टेंस पर और y से कितने दूर है? y1 डिस्टेंस पर।
क्या मुझे यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी? हाँ, और यहाँ पर भी मुझे दोनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी है। ये y2 डिस्टेंस है और ये x2 डिस्टेंस है। समझ पा रहे हैं आप? तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैरम बोर्ड में एक कोई कॉइन है कैरम का, ये बना दिया मैंने कैरम बोर्ड। ओके, बन गया। अब यहाँ पर था वो कैरम का कॉइन और फिर कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया, है ना? तो मुझे x और y दोनों की ज़रूरत है इसके पोजीशन को दिखाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो ये 2D मोशन होगा। ओके, कौन सा मोशन है ये? 2D मोशन। अब 3D मोशन चेक करते हैं। इसमें क्या है, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। बस आपको क्या याद रखना है? 3 कोऑर्डिनेट्स। चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर। चलिए, ये बन गया y एक्सिस और ये z। ठीक है, चलिए सबको मार्क कर देता हूँ मैं। z, y एंड x। अच्छा, इसको बेस्ट इमेजिन करने के लिए आप सोचो कि आपके पास क्या है, एक आप क्लासरूम में बैठे हो। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, आप कहाँ बैठे हो? क्लासरूम में। ठीक है, सो हाँ, ठीक है, और ये क्यूबॉइडल क्लासरूम है आपका, है ना? तो मैं बोलूँगा कि आपके क्लासरूम में एक मक्खी आ चुकी है। ठीक है, क्या आ गया है? मक्खी। वो यहाँ पर कहीं है अभी उड़ रही, फिर कुछ देर बाद कहाँ पहुँच गया वो? यहाँ मक्खी पहुँच गई। अब आप मुझे बताओ कि आप इसको ऐसे मान लो कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, अब आप इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके मुझे इस मक्खी का पोजीशन बता सकते हैं, है ना? ये देखो, ये y से इतने दूर है, x से इतने दूर है और z से इतने दूर है। समझ पा रहे हैं आप? तो उसी तरह 3 कोऑर्डिनेट का यूज़ हमें कहाँ यूज़ करना है? इसको हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन, जहाँ पर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी मोशन को शो करने के लिए। ओके, इसी तरह अगर मैं ये पॉइंट ए लूँ, यहाँ पर पॉइंट ए से मोशन करके कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा है? यहाँ पर पॉइंट बी तक पहुँचा है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1 एंड z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 एंड z2। ठीक है, समझ गए आप? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये चीज़ क्या है, स्केलर और वेक्टर? सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, मैंने आपको बता दिया फिजिकल क्वांटिटी क्या है चैप्टर 1 में। सो अगर उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है उसका अपना, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, इन सब के पास डायरेक्शन नहीं होता है। मीनवाइल वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। समझ पा रहे हैं आप? ओके, इसके एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या होते हैं ये सारा। ओके, आपको बेसिक क्लास 9 में आपने पढ़ा ही होगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो अब बेसिक डिफरेंस देख ले। स्केलर क्वांटिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड रहेगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहेंगे। एलजेब्रा के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, बेसिक एलजेब्रा जो हमने बेसिक एलजेब्रा स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं किसको? स्केलर क्वांटिटी को। बट वी कांट ऐड वेक्टर क्वांटिटी थ्रू बेसिक एलजेब्रा। इसके लिए क्या होंगे? हमारे पास वेक्टर के लॉज हैं। ओके, अब ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा, वेक्टर्स, जिसमें आपको पता चलेगा कि वेक्टर का एलजेब्रा क्या है और हम वेक्टर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है डिस्टेंस और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल्स हैं। ओके, चलिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं बस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए, है ना। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वर। ओके, दूसरा हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। अभी मैंने आपको बताया 1D 3D एंड 2D मोशंस।
और तीसरा चाहिए एक क्लॉक। ठीक है, किसी भी तरह का क्लॉक ले लो आप, है ना, वो सैंड वाला क्लॉक ले लो, घड़ी ले लो, जो वट एवर यू वांट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें चाहिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर एक मैंने इमेज दिया हुआ, इस इमेज में आप देखो पहले। ओके, ये एलेक्स है। ठीक है, एलेक्स के पास ये पेंसिल क्या है, पेंसिल इसने टेबल पे रखा हुआ है, तो ये पेंसिल क्या है, रेस्ट पे है। ओके, बट ट्रेन जो है, जिस ट्रेन पर इस पेंसिल को रखा है इसने, वो तो मूव कर रही है ना। तो ट्रेन मूव कर रही है बट ये पेंसिल रेस्ट पे है। आप समझ पा रहे हैं? ओके, सो एलेक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में एलेक्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड है। अगर बाहर से एक ये माया किसको चेक कर रही है, एलेक्स को, तो एलेक्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एलेक्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके साथ अटैच है, ट्रेन के साथ। ट्रेन मोशन में है तो एलेक्स भी मोशन में है, अगर बाहर से कोई ऑब्जर्व करे तो। समझ पा रहे हैं ना? ओके, चलिए अब इसका डेफिनेशन चेक करेंगे हम। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट मतलब जो भी ऑब्जर्वर है या ऑब्जर्वर किसी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट ले रहा है, तो हम पोजीशन और मोशन चेक करेंगे। तो क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फर्स्ट वन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे होना चाहिए या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। ओके, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, स्टेशनरी क्लासरूम, ट्रेन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। और दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ फ्रेम इज एक्सलरेटिंग और रोटेटिंग, एक्सलरेट कर रहा है वो, वेलोसिटी अपना टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, पहले कुछ और था, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है, बाद में कुछ और है। ओके, सो इसमें क्या है, न्यूटन्स लॉ रिक्वायर्ड एडिशनल फोर्स टू एक्सप्लेन मोशन। जैसे कि कोई बस है, बस ने सडनली एक्सलरेट किया, आप तो यहाँ बैठे थे, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है किस साइड मूव करेगी, पीछे के साइड। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। ये आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, अभी मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और इस चैप्टर में इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, मैं इनको नंबर दे देता हूँ, ये नंबर 1, ठीक, ये नंबर 2, ये नंबर 1। ओके, और मैं एक डिस्टेंस देता हूँ, ये नंबर 3 है। चलिए, तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड, है ना, टोटल या एक्चुअल पाथ जो कवर किया है बॉडी ने। जैसे आप बताओ मुझे, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, नंबर 2 को चेक करो, यहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, फाइनल पॉइंट तक पहुँच गया, यहाँ से भी फाइनल पॉइंट तक पहुँच गया, और यहाँ से भी फाइनल पॉइंट तक वो पहुँच चुका है। तो ये जो 1, 2 एंड 3 है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्या है, डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी पाथ उसने कवर किया है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से कहाँ ट्रैवल किया है, फाइनल पॉइंट तक। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। समझ गए? अब आप मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से डिस्टेंस कौन कौन सा है। आप बोलोगे सर 1, 2 एंड 3 ऑल आर डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला है कि जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ ख़त्म किया है उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताओ मुझे। तो यहाँ से शुरू है, यहाँ पर ख़त्म है, शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो ये है ना। तो नंबर 1 इज़ डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है नंबर 1। ओके, चलिए, अच्छा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को आप डायरेक्शन नहीं पता था, तभी तो वो इतना घूम रहा है ना, ये देखो,
तब जाकर यहाँ पहुँचा, उसे डायरेक्शन नहीं पता था, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है इसका। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट को अपना डायरेक्शन पता था, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यही बताया था मैंने। इसे डायरेक्शन पता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी इसके पास, ये ज़ीरो हो सकता है। ओके, और इसका ऐसा यूनिट भी सेम होता है, मीटर। ठीक है। अच्छा, ज़ीरो कैसे होगा, यही क्वेश्चन है ना आपका। आप तो यहाँ पर पूछ नहीं सकते, मैं बताता हूँ ज़ीरो कैसे होगा। लेट से मैं एक सर्कुलर पाथ ले रहा हूँ। क्या लिया मैंने? सर्कुलर पाथ। ओके, ये फिर ढंग से सर्कुल नहीं बना है, चलिए ये बन गया सर्कुलर पाथ। यहाँ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप। ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए से किसी बॉडी ने मूव करना शुरू किया, देख लो आप, डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सर्कल के अलॉन्ग। वापस कहाँ पहुँचा है? वो पॉइंट ए पर ही पहुँचा है। तो उसने जो ट्रैवल किया है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है? ए टू ए। अब मुझे आप बताओ डिस्टेंस क्या होगा? क्या बोला मैंने? व्हाट इज़ द डिस्टेंस? तो आपको पता है कि इसने पूरा एक सर्कल का रिवॉल्यूशन लिया है, सर्कल का एक चक्कर काटा है, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा विच इज़ 2πr, है ना। डिस्टेंस तो पता चल गया। अब आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, क्या है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है ना। तो उसे कहाँ से कहाँ जाना है डिस्प्लेसमेंट के लिए? इनिशियल टू फाइनल, तो वो वहीं पे रह जाएगा ना, उसने कोई अपना डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यही मैं बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। समझ गए? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। ओके, यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं मैंने। डिस्टेंस में टोटल पाथ ट्रेवल, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, टू क्यों लिखा मैंने? क्योंकि उसे पता है कहाँ से कहाँ तक जाना है। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, अभी बताया मैंने। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो होगा। अभी बताऊंगा कैसे होगा ये। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए वही रखा है। डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए, नीचे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं मैंने आपके लिए, चेक करेंगे उनको। सो फर्स्ट वन इज अ पर्सन वॉक्स 30 मीटर ईस्ट एंड 40 मीटर नॉर्थ। चलिए बनाएंगे इसका फिगर सबसे पहले। तो ये लेट से उसने इनिशियल पॉइंट लिखता हूँ मैं, ये आई, यहाँ से उसने 30 मीटर ईस्ट ट्रैवल किया है, ये 30 मीटर ईस्ट, उसके बाद 40 मीटर नॉर्थ ट्रैवल किया है। ओके, ये बना दिया मैंने 40 मीटर नॉर्थ, और ये पहुँच गया अपने फाइनल पॉइंट पर। कहाँ पहुँच गया? फाइनल पॉइंट पर 40 मीटर नॉर्थ जाकर। अब क्वेश्चन आपसे ये है, पहला बोल रहा है हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? पहले तो 30 मीटर और उसके बाद 40 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। 70 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या था? मैंने अभी बताया था आपको, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये लो, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। अब आपको यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस लगा लें, इसमें लगा लेते हैं। सो आई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ओके, तो आई एफ हमारे पास इसमें कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 मीटर। अब आप बोलोगे सर आपका कैलकुलेशन बहुत तेज़ है। कैलकुलेशन तेज़ नहीं है, मुझे ये ट्रिपलेट्स याद है। ठीक है, ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स होते हैं, आपको भी याद रहने चाहिए। एक इसमें सबसे कॉमन ट्रिपलेट है 3, 4 एंड 5। इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। 5 सबसे बड़ा वाला तो हाइपोटेनस होगा, और बाकी में से आप जिसको बेस बनाना चाहते हो या जिसको परपेंडिकुलर बनाना चाहते हो चालो, बस यही ट्रिपलेट है यहाँ पर, इंटू 10 किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 50 ले आया बिना किसी कैलकुलेशन करे। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 50 मीटर। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ में है और ईस्ट में है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। चलिए, इसी तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे।
क्या है? अ पार्टिकल मूव्स अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 मीटर एंड कवर्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसके लिए तो सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये बना दिया मैंने एक सर्कल, ओके। अब इसमें बनाएंगे रेडियस। रेडियस से एक सेक्टर कटा हुआ है जो कि है 120 डिग्री का, ठीक है। कितना है ये? 120 डिग्री। अब मुझे आप बताओ इसका रेडियस कितना है? 21 मीटर, है ना। ये बना दिया मैंने 21 मीटर, ये भी बना दिया 21 मीटर। सेंटर ओ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए, सॉरी इसको ले लेते हैं आई, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है ना। ए बी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसने कवर किया है ये आर्क का लेंथ 120 डिग्री। तो लेट से इसने इनिशियल पॉइंट से ट्रेवल करना शुरू किया, कहाँ तक पहुँचा है? ये फाइनल पॉइंट तक, ओके। अगर मैं इसको एल बोल दूँ, ये आई एफ जो भी है, तो हमारे पास एक रिलेशन क्या है? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अच्छा, ये भी लगा सकते हैं आप इसमें, यहाँ पर, है ना। हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल है? एल के इक्वल है। यहाँ से आप एल निकाल सकते हैं, थीटा इंटू आर। आपको यही याद रखना है कि ये जो एंगल है किस में होगा? रेडियन में होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या गिवन है? डिग्री में गिवन है। तो डिग्री में गिवन है तो हम इसे रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझ पा रहे हैं आप? चलिए इसमें पुट करेंगे। एल इज इक्वल्स टू थीटा कितना है? 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और ये रेडियस कितना है हमारे पास? 21, ठीक। ये 3 टाइम्स और ये 21 कट गया, हमारे पास कितना बचा? 44। यही है ना 44। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास कितना आ गया? 44 मीटर, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। चलिए डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कैसे बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था? मैंने बोला इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, है ना। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हमें एक स्ट्रेट लाइन में कवर करना है। ये देखो, ये मैंने बना दिया डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब एक बात चेक करना आप कि जब भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल मिले, क्या मिले? आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, ओके। चलिए पहले इसको क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा। अच्छा, अब आप चेक करो कि जब भी आपके पास ये ट्रायंगल मिले, क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, और इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो इसके साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है पता है? 1/√3। इससे क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर 1 के प्लेस पर क्या है? 21 मीटर। तो √3 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 21√3 मीटर। समझ गए आप? ओके, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 21√3। अच्छा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। इस ट्रायंगल को आपने बाहर निकाल लिया, ओके। बीच से आप परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लो। ये तो 21 है, यहाँ पर क्या है? राइट एंगल, ओके। अब आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाकर भी ये बेस फाइंड कर सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, क्योंकि आपको ये वाला एंगल पता है। ये अगर आपने बीच से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये दोनों बाइसेक्ट करेगा 120 को। ये हो गया 60, ओके। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा ना, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। सो अगर मैं यहाँ पर sin 60 बोलूँ, sin 60 की बात करूँ, तो sin 60 इज इक्वल्स टू, सॉरी हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ये चाहिए ना, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 21 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। sin 60 का वैल्यू मैंने डाल दिया √3/2, ओके, इंटू 21 इज इक्वल्स टू P, और ये P है तो ये भी P है ना। तो मैं अगर यहाँ पर इंटू 2 कर देता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो गया। मेरे पास जो टोटल वैल्यू आया P प्लस P का, वो 21√3 आ गया, और यही आंसर है डिस्प्लेसमेंट का। समझ गए आप? या तो आप पाइथागोरस लगा लो ये वाला, या तो आपको ये याद होना चाहिए
जो मैंने अभी बताया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 मीटर। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं। ठीक, अच्छा ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा। अब साइड का नंबर कर देते हैं हम 12 मीटर, 12 मीटर और ये 12 मीटर, ए बी और ये सी। समझ आ रहा होगा आपको। क्या किया उसने, एक वर्टेक्स से शुरू करके एंड स्टॉपिंग आफ्टर कवरिंग टू साइड्स। चलिए लेट से उसने बी से शुरू किया, बी से सी गया, एक साइड कवर हुआ, फिर सी टू ए गया, दूसरा साइड कवर हुआ। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, जब दो साइड यहाँ पर वो बोल रहा है ना, टू साइड्स ट्रैवल किए हैं, इट मीन्स 12 इंटू 2 जो 24 मीटर उसने ट्रैवल किया है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसे कहाँ जाना है, ये फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, यहाँ से कहाँ जाना है उसे, यहाँ जाना है। ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी जाना है। तो ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ क्या है हमारे पास, 12 मीटर। इसको हम कर देंगे 12 मीटर। ये हो गया सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, साइड 8 मीटर है उसका। चलिए हेक्सागन बनाते हैं सबसे पहले। ये हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं ना, ठीक है। ये बन गया हमारे पास हेक्सागन। ओके, अब इसका नंबरिंग कर देंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, उसने क्या बोला है कि वो 4 कंसेक्यूटिव साइड्स तक उसने मूव किया है। ओके, और ईच साइड का क्या है हमारे पास डिस्टेंस 8 8 8 8 8 8 8। ओके, तो डिस्टेंस क्या है इसके पास, चलिए बनाते हैं। उसने कितना ट्रैवल किया है, ए टू बी, फिर बी टू सी, है ना, फिर सी टू डी एंड देन डी टू ई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 4 साइड उसने ट्रैवल कर लिया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 8 विच इज़ 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर हो गया। अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया जाए कि बताओ हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक, अब इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, ई है। तो अगर हमें क्या पूछा गया है, ए टू ई, ये पूछा गया ना। चलिए इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इन सारे अपोजिट साइड्स को मिला दो, आपको क्या मिल गए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। कितना मिल गया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो अगर मैं एफ ई और ए को अगर बाहर निकालता हूँ, ध्यान से देखना आप, ये हो गया ए एफ एंड ई, है ना। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 60 60 मिलकर कितना हो गया, 120 डिग्री। फिर से वही कंसेप्ट लगा लेना है आपको। अगर 120 डिग्री है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है ना। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 1:1:√3 का रेशियो हो जाएगा। तो ये जो ए ई है वो कितना होना चाहिए, 8√3 होना चाहिए। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 8√3। ठीक है, सेशन में मज़ा आ रहा है आपको, ईजी है। ठीक है, फिजिक्स ईजी ही होती है अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कैसे हो सकता है ये, है ना। चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, लेट कंसीडर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना है, मोशन को कंसीडर करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर पोजीशन का टेबल बनाता हूँ और टाइम का टेबल बनाता हूँ। ये रहा टाइम और ये रहा पोजीशन। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है,
उसका टाइम और पोजीशन का मैं यहाँ पर चार्ट बना रहा हूँ, है ना। देखो आप ध्यान से, चलिए, जब टाइम 0 था, पोजीशन वो ओरिजिन में था, ओके। टाइम हो गया हमारे पास t, वो a तक पहुंचा, और टाइम हो गया t डैश, वो b तक पहुंच गया। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया ना आपको, अब बताता हूँ ये है क्या। मैंने ले लिया x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x एक्सिस मैंने ले लिया है। अब ये रहा ओरिजिन आपके पास। तो एक ऑब्जेक्ट मूव करता है इस x एक्सिस के अलोंग, है ना। किसके अलोंग? x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब आप चेक करना ध्यान से कि यहाँ पे लेट से कोई एक पॉइंट A है, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट B है, और ये x एक्सिस है ना। सो यहाँ पर जब ओरिजिन में था तो टाइम क्या था? 0। जब A पे पहुँचा टाइम क्या हो गया? t, और B पे पहुँचा तो टाइम कितना हो गया? t डैश, ओके। ये इन सब की कोई वैल्यू होगी, है ना। मैं भी आपको बस डेरिवेशन समझा रहा हूँ कि यह चल क्या रहा है यहाँ पर, है ना। अब आप चेक करो कि ओरिजिन से A तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये xi हो गया इनिशियल, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अब वही ओरिजिन से, मैं ओरिजिन से ही ले रहा हूँ, है ना। ध्यान रखना आपको ये बात कि मैं ओरिजिन से ही मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये ओरिजिन से बी तक क्या हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट? एक्स एफ फाइनल, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों में चेंज होगा, यही ना है। अगर हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कर दें, यही तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो चेंज को हम लोग किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं। आपको डरना नहीं है सिंबल देखकर, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एक्स एफ फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जब भी हमारे पास वेन एवर वी हैव एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ गए ना, क्योंकि एक्स एफ बड़ा है, बड़े से छोटा घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ओके। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव कब होगा, ठीक। सेम कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है, ये रहा ओरिजिन, और अगर मैं यहाँ पर टाइम और पोजीशन का टेबल बना के दिखाऊँ आपको, ये रहा पोजीशन। तो जब टाइम 0 था, पोजीशन कहाँ पे था? ओरिजिन पे। जो भी ऑब्जेक्ट था वो ओरिजिन पे था। टाइम t हुआ तो पोजीशन कहाँ पहुँच गया उसका? A, ओके। और टाइम t डैश हुआ, पोजीशन उसका कहाँ पहुँच गया? B, ओके। चलिए, इसको बस इसके अंदर बना दूँ। हाँ, अब इसको प्लॉट करते हैं अपने इस एक्स एक्सिस के ग्राफ पे, ठीक है। अब आपको ध्यान से चेक करना है। तो ये पहुंच गया है कहीं A है, टाइम कितना लगा उसको? T। यहाँ तक पहुंचने में, डिस्प्लेस करने में उसको टाइम T लगा है, ओके। तो ये इनिशियल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैंने क्या बताया? ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ओके। तो ये हो गया एक्स आई। अब यहाँ कहीं B है ओरिजिन से, इस पे कितना लगा इसे? T डैश। तो ये कितना हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम एक्स एफ, फाइनल है ना ये रहा एक्स एफ। अब आप मुझे बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? नेट मतलब क्या होता है? चेंज होता है ना, चेंज। चलिए, तो चेंज में हमें क्या मिल जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो एक्स एफ है एक्स आई से छोटा है, ठीक है, एक्स आई से छोटा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। क्या है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ।
समझ में आ गया आपको? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब आपको अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आई है, क्वेश्चन के थ्रू वो सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने अब क्या रखा है आपके लिए, क्या है? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2 मीटर टू 10 मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे हम, ये देख लो एक्स एक्सिस मैंने बना दिया। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसा कि उसने कहा था, ये लो एक्स एक्सिस, यहाँ कहीं है ओरिजिन। तो उसने कहाँ से कहाँ मूव किया है? 2 मीटर। लेट से यहाँ पर कहीं 2 मीटर है ना, और यहाँ कहीं 10 मीटर है। ठीक, अब आप मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन उसका क्या है, कहाँ से उसने मूव करना शुरू किया था? 2 मीटर ना किया कि ओरिजिन? तो आप बोलोगे सर 2 मीटर से मूव किया उसने। सो इनिशियल पोजीशन विल बी 2 मीटर, यहाँ पर था उसका इनिशियल पोजीशन। ओके, तो ये इसको मैं क्या बता रहा था तभी से आपको, एक्स आई, यही था एक्स आई। ओके, अब फाइनल पोजीशन कहाँ से कहाँ तक गया? वो 2 तक गया ना, तो यही था आपका एक्स एफ फाइनल वन। क्या था? एक्स एफ, है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए आप? ओके, अब यहाँ पर लिख लेते हैं फाइनल पोजीशन 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, अभी मैंने आपको बताया था नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। यही था क्या? हाँ, बिल्कुल यही था। चलिए पुट करेंगे इसमें, एक्स एफ 10 है हमारे पास, एक्स आई 8 है, कितना हो गया? 2 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन चेकआउट करेंगे। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 15 मीटर टू 5 मीटर। अब इसी तरह का मैं आपको पॉजिटिव एक्सिस बना सकता हूँ, एक्स एक्सिस। ये लो, ये रहा ओरिजिन, ये रहा कहीं 5 मीटर, और ये रहा 10 मीटर। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, कितना बच गया हमारे पास? सॉरी, ये 10 नहीं है, 10 नहीं है, ये है 15। ओके, इसको भी हम 15 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 10 मीटर्स। चलिए डिस्प्लेसमेंट हम लिख लेंगे, 10 मीटर का डिस्प्लेस भी किया है उसने, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट। इज द डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या है यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है दैट फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इनिशियल वन। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ईच केस डिटरमाइन वेदर द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है? एक्स एफ माइनस एक्स आई, यही तो करना है। चलिए इसमें क्या करेंगे? 18 माइनस 5, कितना आ गया? 13 मीटर, पॉजिटिव है। इधर आप चेक करो, फाइनल माइनस इनिशियल ना, ये लिखा मैंने डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल क्या है हमारे पास? माइनस 8 माइनस 12, कितना आ गया? इनिशियल वाला प्लस में था ना, तो ये माइनस 20, नेगेटिव है। और यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 15 माइनस फिर माइनस 5, तो माइनस 15 प्लस 5 कितना हो गया? माइनस 10। ये भी कितना आ गया हमारे पास? नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इजी था क्वेश्चन इजी लगे ना? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। स्पीड एंड वेलोसिटी, ये चीज़ें क्या है दोनों? तो बोथ आर डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स बट दे आर नॉट सेम। सेम नहीं है, पर वो लोग दिखाएंगे कि कितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, स्पीड क्या है? डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था ना?
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात आई इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट हम डिस्टेंस को किस में मेज़र कर रहे थे, मीटर में, और टाइम किस में था, सेकंड में था। क्या हो जाएगा ये, मीटर पर सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ओके, अब आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस को मैंने कौन सी क्वांटिटी बताया था, स्केलर था कि वेक्टर था ये। आप बोलोगे सर ये तो स्केलर था, इसे पता ही नहीं था ना कहाँ जाना है। तो जब ये स्केलर है तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब चेकआउट करते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। सेम है बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम कंसिडर करेंगे। चलिए ये लिखा मैंने। अच्छा, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करेंगे। सो आप स्पीड में आ जाओ पहले। ये क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, एस से हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, और वी से क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब यहाँ आ जाओ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या बोला है इसने, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही था, डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन टाइम। ठीक है, अब बात आई एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट भी इसका सेम होगा कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। ओके, अच्छा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था, इसे अपनी डायरेक्शन पता है, इसे कहाँ जाना है। सो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये वेक्टर है। ओके, अब इसमें से कोई एक बच्चा बोलेगा कि सर हमने तो v से स्पीड को दिखाया है, वेलोसिटी को कैसे दिखाएं, इसे भी हम v से ही दिखाएंगे, पर आपको क्या करना है, ऊपर ये एक ऐसा एरो लगा देना है। इसका मतलब क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, x अपॉन t। ठीक है, x से डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे। यहाँ पर भी आप x का यूज़ कर सकते हैं। ओके, v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं क्या, नहीं। यहाँ पर क्या चेक करेंगे, डिफरेंस क्या है, स्पीड हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और वेलोसिटी हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन। डायरेक्शन भी है इसके पास, स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी पे डिपेंड करेगा स्पीड, और यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट है उस पर डिपेंड करेगा वेलोसिटी। पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, बट नॉट नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, पर ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक, डायरेक्शन यहाँ पर ज़रूरी है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। चलिए अब हम कवर करने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, क्या चीज़ है ये। ठीक है, एवरेज मतलब आपको पता चल रहा है, बस मीन निकालना है, पर मीन निकालेंगे हम कैसे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्ट में जर्नी को ट्रैवल कर रहा है, जर्नी अपनी कंप्लीट कर रहा है पार्ट्स में। ठीक है, चलिए ये पार्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। उसने 1 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकेंड में। ठीक है, और ये 2 मीटर था, नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्टेंस का वो 2 मीटर का है, उसने 2 सेकेंड में इसे ट्रैवल किया है। और थर्ड पार्ट है 3 मीटर का, उसने 3 सेकेंड में उसे ट्रैवल किया है। समझ गए आप। अच्छा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, v लिखना है अपन को, और AVG। ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब यहाँ पर इस केस में अगर मैं आपको बताऊँ, अच्छा इससे पहले ऐसा यूनिट आप चेक कर लो, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर में, और ये टाइम हो गया सेकंड में। तो ऐसा यूनिट अपन के पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड होगा, स्पीड की तरह सेम ऐसा यूनिट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AVG इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस है ना ऊपर, अच्छा टोटल डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर डेल्टा लगा सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर। और इस केस का अगर मैं आपको एवरेज स्पीड बताऊं, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाने के लिए बताया था, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 एंड 3 है ना, 3 3 6 मीटर्स, और टोटल टाइम कितना हो गया, ये भी 6 सेकेंड है। तो कितना बच गया हमारे पास, 1 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड थी।
समझ गए? इसी तरह वेलोसिटी भी काम करेगा। सो वेलोसिटी में क्या होगा, हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन है। क्लियर है आपको बात ये? सो अब यहाँ पे आप चेक करो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेम लिखना है हमें ए वी जी, ऊपर हम क्या करेंगे, वेक्टर का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी ए वी जी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना आपके पास, सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? ठीक है, बस आपको यहाँ पर x में है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में उसके ऊपर आपको क्या करना है, वेक्टर का सिंबल लगा देना है। समझ गए आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट? ओके, अब इसके आगे मैं आपको देखता हूँ क्या है, मैंने न्यूमेरिकल दिए होंगे ना, तो न्यूमेरिकल से पहले एक चीज़ मिस हो गई है, यहाँ पर आपको सीख लेना है ग्राफ। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके बाद आपको ग्राफ के बाद न्यूमेरिकल्स जो हैं ईजी हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड के लिए। किसके लिए? स्पीड के लिए ग्राफ हमें चेक करना है। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को प्लॉट करने के लिए हम दो तरह से प्लॉट कर सकते हैं। पहला है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या है? फर्स्ट वन इज स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, और दूसरा क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करने के लिए दो तरह के ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, एक तो स्पीड टाइम और दूसरा डिस्टेंस टाइम। चलिए प्लॉट करेंगे। सो हमें एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है? स्पीड, और टाइम हमारा टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा एंड वाई एक्सिस पर क्या रहेगा? स्पीड रहेगा। क्लियर है? ये रहा स्पीड, इसको हम लोग किस में दिखाएंगे? मीटर पर सेकंड में है ये, और ये है इस डायरेक्शन में हमारा टाइम। ठीक है, एक्स पे, इसको हम लोग किससे शो करेंगे? सेकंड से। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड अगर रहा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड में, मैं लिख देता हूँ आपको डेफिनेशन है क्या यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब ये है दैट ऑब्जेक्ट क्या कवर करता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, स्पीड है तो डिस्टेंस आएगा, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल, क्या कहा? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या करेगा? इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए बनाते हैं इसको। सो ऊपर की साइड क्या है अपन के पास? स्पीड है ना, ये लिख दिया मैंने v, और इधर t है। चलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसके पैरेलल बनेगा स्ट्रेट लाइन? x के पैरेलल, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तभी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, ये रहा ओरिजिन अपन के पास, ये t1, ये t2, t3 एंड दिस वन इज t4। समझ गए? अब आपको याद रखना है स्पीड टाइम ग्राफ है कौन सा? यूनिफॉर्म स्पीड का, तो ये पैरेलल बनेगा किसके? टाइम एक्सिस के। अब बनाते हैं हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये रहा डिस्टेंस और ये रहा टाइम। एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा अपन के पास? टाइम रहेगा ना, ध्यान से चेक करो आप। ये रहा टाइम जो कि है सेकंड में, और वाई पे क्या है अपन के पास? डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस को आप एक्स से ले लो या एक्स एस से ले लो, ये लिखा मैंने डिस्टेंस, ओके, एस, ये मीटर में है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? मैंने क्या बोला है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही था ना। चलिए बनाएंगे इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओके, 45 डिग्री पे
चलिए अब मैं बताऊं तो आप चेक करना कैसे होगा ये T1, ये T2, ये T3, ठीक है, और ये T4। क्या आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर ये टाइम सारा इक्वल है और ये डिस्टेंस भी यहाँ पर इक्वल है। समझ गए ना आप? क्या है, टाइम सारा इक्वल है, डिस्टेंस भी सारा इक्वल है। ये S1, ये S2 एंड S3, ये S4। ऐसा नहीं है कि अलग टाइम में अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। समझ गया? तो ये दो ग्राफ हैं जिससे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर सकते हैं। क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर। स्पीड ही हम चेक करेंगे, बस यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, इसको भी कैसे शो करेंगे? पहला तो हम बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ और दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये है क्या, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे हम। क्या करेंगे हम? अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल टाइम। समझ गए? तो पहला मैंने क्या बताया था, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है अपन को। ये लो, स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर है? चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये रहा y और ये रहा x, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा। ओके, सो यहाँ पर स्पीड है, ये रहा स्पीड। स्पीड बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में? अपवर्ड के डायरेक्शन में। ओके, v से डिनोट करेंगे इसको, और स्पीड है तो ये मीटर पर सेकंड इसका SI यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने y, दिस वन इज़ x। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, हाँ, कि ये ऑब्जेक्ट ने ऐसा ट्रैवल किया और ये ऐसे ऐसे करके ऐसा गया है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया v1, ये हो गया v2, ये हो गया v3। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये T1, ये T2। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना कि ये अनइक्वल स्पीड है इसका, है ना। क्या कर रहा है ये? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो आप, यहाँ पर कुछ ये टाइम 3 लगा है और यहाँ पर कोई टाइम 4 लगा है। ओके, और ये क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर मान लेते हैं हम v4 है। ओके, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? कर्व बनेगा, या कर्वी लीनियर बनेगा। कैसा रहेगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। ओके, अब ये तो स्पीड टाइम ग्राफ था, अब अपन को क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये चेक करो आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? प्लॉट करते हैं। ये बनाया मैंने y एक्सिस और ये x एक्सिस, y और ये x। डिस्टेंस रखेंगे y पे, चलिए डिस्टेंस रख देते हैं, और ये रहा डिस्टेंस मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर है टाइम। टाइम इस साइड इंक्रीज़ हो रहा है, डिस्टेंस उस साइड इंक्रीज़ हो रहा है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इस पर। ये सीधा नहीं बनेगा, क्योंकि सीधा क्या था? सीधा वाला स्ट्रेट लाइन था यूनिफॉर्म स्पीड में, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, ये कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ना। चलिए अब इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये रहा आपका ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन मिस हो गया। ये S1, S2, S3, S4, S5। ओके, ये T1, ये T2। आप देखो टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। कहीं टाइम ज़्यादा है और कहीं टाइम कम है। T1 से T2 में चेक करो आप, देखो कितना टाइम ज़्यादा है और यहाँ टाइम कम है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ गए? इसी तरह अगर मैं S4 का भी बनाऊँगा तो यहाँ कहीं T4 आएगा, और ये बनाया मैंने S5 तो यहाँ T5।
ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी में भी दो हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, ये लिखा मैंने वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये लिखा मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सिंपल है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के पास, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाएंगे इसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, चलिए, ये वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। ओके, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस डायरेक्शन पर क्या होगा, वेलोसिटी होगा, है ना, वेलोसिटी होगा इसमें मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, इस डायरेक्शन पे क्या होगा, अपन के पास टाइम है जो कि है सेकेंड में। ठीक, अच्छा, अब आप मुझे बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। यही बात बताया मैंने, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो क्या हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्या हम इस डायरेक्शन पे जा सकते हैं? इस डायरेक्शन पे अगर गया तो मैं देखो आपको ये पल पल वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, पल पल वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो हम ऊपर की डायरेक्शन पे तो जा ही नहीं सकते, नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं, वेलोसिटी घट रहा है, कांस्टेंट तो रहा ही नहीं। हमें बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आप कांस्टेंट रखो, वेलोसिटी को क्या रखो, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो। तो कांस्टेंट रखने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास बचा। क्या रास्ता है वो, कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ बना दूं। ओके, ये मान लो कोई वेलोसिटी है और ये टाइम 1 था, टाइम 2 था, ये टाइम 3 है, टाइम 4 है। देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, आपको यहाँ पर इसकी खूबसूरती दिख रही होगी कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी सेम ही है, v ही है। ये ऐसे करके ऐसे ऊपर नहीं गया कि v2 हो जाए या v1 हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए, है ना। अगर ऊपर गया तो ये वेलोसिटी दूसरा हो जाएगा, पर वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। समझ गए, यही बात है इसमें। कौन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। अब आते हैं थर्ड वन पे, सॉरी दूसरे पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, अब अपन के पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा क्या, नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी है तो कौन सा ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, चलिए अब बनाते हैं इसे। ये अपन का हो गया क्या, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से इसे चलना है, पर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है। ओके, क्या लिया है मैंने, डिस्प्लेसमेंट। ये चेक करो आप, डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर एक्स से ले रहा हूँ। ओके, किससे ले रहा हूँ, एक्स से। सो यहाँ पर मैंने लिखा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स से लिया, यहाँ पर लिया मैंने टाइम को टी से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा इक्वल टाइम के साथ, है ना, तो आप चेक करो इसका कैसा बनेगा ग्राफ। ये रहा स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर, और ये देखो ये रहा अपन के पास जब x1 था, टाइम 1 था। ये देखो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया इसने। क्या किया है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम पर, क्योंकि वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ये t3, ये रहा अपन के पास t4 x4। समझ गए आप, ठीक है, आपको तो यहाँ पर दिख रहा है ये टाइम इंटरवल सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। ओके, बिल्कुल किसकी तरह, ये वाला ग्राफ आपको इस ग्राफ की तरह दिख रहा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह। ये सेम है, 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 ये सेम है। ओके, चलिए अब लास्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट अपन के पास क्या हो जाएगा, ये क्या था,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो होगा। चलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आप चेक कर लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा हमारे पास। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि कहीं मेरी राइटिंग डॉक्टर की तरह तो नहीं हो गई है गंदी वाली, है ना। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं अगले बार से ढंग से लिखूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने साफ राइटिंग से लिखा है, मैं लिख सकता हूँ पर लिखता नहीं हूँ क्योंकि इससे थोड़ा लेक्चर हमारा स्लो हो सकता है। अगर आप बोलोगे तो मैं लेक्चर फास्ट भी रखूँगा और राइटिंग भी अपनी सही रखूँगा। ओके, अब हमारे पास क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए चेक करते हैं। ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे होगा? इसका कुछ तो होगा डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन है वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी दो चीज़ से मिलकर बनेगा ना, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है अपन के पास? डायरेक्शन। तो इन दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे ईदर मैग्नीट्यूड और क्या? डायरेक्शन। दोनों में से कुछ भी चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस ये बना दिया हमने, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। नाम लिख देता हूँ वाई, दिस वन इज एक्स। वेलोसिटी जा रहा है ना ऊपर, ऊपर की तरफ क्या बढ़ रहा है अपन का? वेलोसिटी, है ना, मीटर पर सेकंड में है, या वी से दिखा दो आप। ओके, और इस साइड क्या बढ़ रहा है अपन का? टाइम बढ़ रहा है। टाइम किस में लिया है हमने? सेकंड में लिया है। ओके, अब देखो आप कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। तो ध्यान से चेक करना, यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है, ये वेलोसिटी में इंक्रीज आया, नॉन यूनिफॉर्म है ना, ये ऐसे करके जाया गया। अच्छा, ये क्या है? ये तो आपने टाइम ग्राफ के नीचे ले आया है, इसको टाइम कोऑर्डिनेट के नीचे ले आया मैं, है ना। यही क्वेश्चन होगा ना आपका कि ये टाइम के नीचे कैसे आ गया। तो देखो बेटा कैसे नीचे आया, मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ, ये कोई V1 होगा, यहाँ कोई V2 होगा, है ना, ये V3 होगा यहाँ कोई। ओके, तो ये रहा टाइम 1, ये है ओरिजिन, ये रहा टाइम 2। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? अच्छा, V1 और ये रहा अपन के पास टाइम 3। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? ये वाला आप चेक करो। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे मैंने क्या बोला? T4 के लिए वेलोसिटी क्या है? क्या ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आया है ना? इसको मैं अगर V4 बोलूँ, V4, तो क्या ये नेगेटिव पे आया है? ये वाई एक्सिस के नेगेटिव पर है V4? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो आप एक्सिस के नीचे आ गए, वाई एक्सिस में ओरिजिन के पीछे आ गए, इसका मतलब कि ये नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा ही तो होता है। ये वाई, अगर ये ओरिजिन है तो ऊपर क्या होगा? प्लस वाई वाला होगा और नीचे माइनस वाई होगा, है ना। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है ना। सो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना है, मैं लिख देता हूँ दैट ये क्या है? इट कैन बी फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ क्या हो सकता है? गो टू बिलो टाइम एक्सिस के नीचे जा सकता है। समझ गए आप? चलिए अब दूसरा हम देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? ये रहा बी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है? हम एक्स एक्सिस पर क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे,
और वाई सॉरी एक्स पे हम रखेंगे टाइम को t, और इधर क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। किसको रखा, डिस्प्लेसमेंट। ये बन गया अपन का x है ना, मीटर पर सेकेंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, सिर्फ मीटर में होगा। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में था। अब देखो आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व बनेगा, सीधा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, कौन इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो किसी टाइम पर ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और किसी टाइम पर ये कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्योंकि इसका कभी वेलोसिटी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ठीक है, तो ये देखो आप कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, समझ गए। अच्छा, अब आपको ये समझ जाना है, क्या समझना है सर, यही बोलोगे आप, तो आपको ये समझना है कि जहाँ पर ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी है। समझ गए, ये t2, ये t3, x3, ये t4, x4। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपका ये ग्राफ वाला स्लाइड ख़त्म हो चुका है। आई होप आप, मैंने आपको इतने ग्राफ समझाए हैं, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमें मदद करेगा किसमें, ये हमें आगे मदद करेगा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए रखे हैं, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, ग्राफ वाले न्यूमेरिकल से पहले नॉर्मल न्यूमेरिकल्स। सो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक, जब टाइम 1 था और टाइम 3 था। तो ये पोजीशन बता रहा है ना हमें, चलिए पोजीशन निकाल लेंगे सबसे पहले। ओके, x इज इक्वल्स टू, टी को हमें 1 डालना है, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3 मीटर, है ना। और जब मैं टाइम को 3 डालूँगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया, 12 माइनस 9, वो भी 3 मीटर है ना। तो ये x1 है और ये x2 है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ये रहा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना, यही था ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 करके, यही मिलेगा ना। तो अगर मैं इसको करूँ x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0, ऊपर आ गया अपन के पास 0। और मैं अगर टाइम में चेंज निकालो तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, तो नीचे रहा 2, तो ये जो भी करूँ तो 0 ही आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन 1 इज़ योर राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 में देखेंगे, अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैंने अभी आपको बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है मेकिंग 30 डिग्री एंगल। अभी मैंने आपको बताया था अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं और वो स्ट्रेट लाइन है ना, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना, 30 डिग्री का। सो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, स्पीड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये वेलोसिटी होगा। ओके, इसको आप काट कर वेलोसिटी कर लेना। ठीक, सो ये किसके इक्वल होगा, ये स्लोप का क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी स्लोप नहीं पढ़ाया, पर आप एक चीज़ यहाँ पर लिख लो, स्लोप क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका क्या स्लोप हो गया, tan 30 के इक्वल है। ओके, अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आया, मैं बस आपको बता देता हूँ, स्लोप जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री मैंने डाल दिया, क्योंकि 30 डिग्री मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, यही ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 पार्टिकल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ए मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, बी मूव्स 10 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, और रिपीट कर रहा है। तो 40 सेकेंड के बाद सेपरेशन दोनों के बीच में क्या होगा, चलिए बनाते हैं इसे। ओके, सो सेपरेशन अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ तो निकल जाएगा ये, है ना। अगर मैं बोलूँ
ए ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस, है ना। चलिए टोटल डिस्टेंस हमें क्या देखना है, सेम डायरेक्शन में बोल रहे हैं ना ये, हाँ सेम डायरेक्शन में बोल रहे हैं। सो कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम तक इसने ट्रैवल किया है, 40 सेकंड तक। सो 20 इंटू 40, ये कितना हो गया, 800 मीटर, यही होगा ना। 800 मीटर ए ने ट्रैवल किया है। अब मैं बी का चेक कर लूँ, बी के क्या है, 10 सेकेंड 30 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया है, फिर 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकंड से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 10 मीटर 30 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया है, नेक्स्ट 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया है इसने 10 सेकंड, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया ये 300 और ये 100, 400 मीटर। 400 मीटर कितने देर में ट्रैवल किया है इसने, 20 सेकंड में। कितने, 20 सेकंड में। तो नेक्स्ट 20 सेकंड में भी इतना ही ट्रैवल करेगा क्योंकि रिपीट कर रहा है ये इसी पैटर्न को। सो मैं 400 मीटर प्लस 400 मीटर कितना हो गया, 800 मीटर्स। तो दोनों कहाँ से, हम दोनों ने सेम पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया और 800 मीटर पर दोनों ही आकर रुके हैं, ए और बी। तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, कुछ नहीं होगा ना। सो ये 0 मीटर का सेपरेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ईजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस एट स्पीड v, नेक्स्ट 1/4 एट स्पीड 2v एंड द रिमेनिंग 1/4 एट स्पीड 4v। ओके, चलिए पहला बोलता है फर्स्ट हाफ, दूसरा क्या बोला उसने, नेक्स्ट 1/4, और तीसरा क्या बोला, रिमेनिंग 1/4। अगर मैं नीचे जो डेनोमिनेटर है इसको पूरा डिस्टेंस मान लूँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस को मान लो, तो मुझे सेम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैंने इंटू 4 कर दिया, सॉरी इंटू 2 कर दूंगा तो डेनोमीटर सबका सेम हो जाएगा, तो ऊपर भी इंटू 2 करना होगा मुझे। तो लास्ट में मुझे ये क्या मिल गया, 2/4, 1/4 और ये 1/4। ओके, एवरेज स्पीड अपन को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन चाहिए हमें। ओके, सो इसने क्या बोला है कि फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है उसने कितने में कवर किया है, वो स्पीड v से कवर किया है। चलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ कि फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो 2/4x है, सेकेंड हाफ 1/4x है, और थर्ड हाफ मतलब थर्ड वाला 1/4x है। ठीक है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप चेक करो कि हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो मिल गया है, पर टोटल टाइम हमें नहीं मिला है। टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो टाइम अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा, यही करूँगा ना। तो इसको अपन को याद रखना है। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला फर्स्ट वन के लिए अगर मैं टाइम निकालूँ क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस को मैंने ऊपर रखा और किससे डिवाइड किया, स्पीड से। तो पहला वाला स्पीड किसने ट्रैवल किया है, v से ट्रैवल किया, अपॉन v कर दिया मैंने। ओके, पहला टाइम। और दूसरे वाले के लिए टाइम कितना लगा है, सेम करेंगे, ये रहा डिस्टेंस और इसमें कितना स्पीड लगाया इसने, 2v लगाया है, अपॉन 2v कर दिया। और टाइम 3 मुझे कितना लगा है, मुझे मतलब जिसने भी ये कवर किया है x/4 और कितने से, 4v से ना, तो इंटू 4v मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगा, 4/4x है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, x आ गया। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल है, ऊपर x और टोटल टाइम टेकन, मतलब इन सबको मुझे जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, किसको किसको मुझे जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है ना, T1 T2 और T3 को। डेनोमीटर सेम कर लें, नीचे 4v है, यहाँ पर 8v है और यहाँ पर 16v है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 16v। अब अगर इसको डिवाइड करें, 4 4 16, 8x प्लस यहाँ पर 8v है, 2 होगा, यहाँ 2x और यहाँ पर 16 है तो ऊपर x आएगा। समझ पाए ना आप,
मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को बस ऐड किया है, इसको इसको डिवाइड किया और जो आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा। अब 10 + 11 11x हो गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, AVG x अपॉन 11x और ऊपर 16v। ठीक, x कट चुका है क्या, हाँ बिल्कुल कट चुका है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 16v अपॉन 11। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ दिख रहा है हमें, ये रहा है ऑप्शन में 16v अपॉन 11। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेगमेंट, जिसमें क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, एक जीरो स्लोप रहेगा और एक नेगेटिव स्लोप है सेम मैग्नीट्यूड का, जो पॉजिटिव स्लोप का मैग्नीट्यूड है। ओके, चलिए प्लॉट करके बताता हूँ इसको कैसे बनेगा ये। ठीक है, अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं तो आपको क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, अगर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ तो। चलिए, सो यहाँ पर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, तो मैं एक पॉजिटिव स्लोप बनाऊँगा, ये रहा स्लोप। ठीक, और फिर जीरो स्लोप। जीरो स्लोप कब बनेगा, जब एंगल नहीं रहेगा किसके बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में, है ना। जब ग्राफ का कोई एंगल ही नहीं है एक्स एक्सिस के बीच में, आप मुझे बताओ इस वाले लाइन का एक्स एक्सिस के बीच में क्या एंगल है, कुछ नहीं है ना, 0 डिग्री है, क्योंकि वो इससे मिल ही नहीं रहा है ना। अब सेम मैग्नीट्यूड का जो पहला वाला पॉजिटिव स्लोप है, एक नेगेटिव स्लोप बनाना है, ये लो बना दिया एक नेगेटिव स्लोप। ओके, समझ में आ रहा है आपको इतना। अब आप चेक करो, मैं इसको यहाँ पर नेमिंग करता हूँ, 0 A B एंड दिस वन इज C। 0 to A क्या है, 0 to A क्या है, 0 to A या O to A पॉजिटिव स्लोप है, और A B क्या है, जीरो स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप क्या है, B से C है। समझ गए हो आप इतना। अब आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस 0 होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है। यहाँ वेलोसिटी कुछ बड़ा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कुछ बड़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और यहाँ पर टाइम तो बढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा है, फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट घटा है। सो अब दूसरा कंडीशन देखें, नेट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, वेलोसिटी साइन चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी साइन चेंज कर रहा है, ये हो सकता है। ओके, सो कौन सा ट्रू होगा, किसी भी कंडीशन में वेलोसिटी चेंजेस साइन। चलिए अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, ये क्या है, फाइनल बॉस। इस क्वेश्चन क्या है, ये फाइनल बॉस है ये। ओके, थोड़ा सा इसमें हमें पेशेंस बनाकर चलना है। देखो आप क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक पार्टिकल का रेक्टेंगल बना रहा है वो, हाइट किसका 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम 0 to 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाता हूँ कैसे होता है, इजी है बहुत। ये बनाया मैंने वेलोसिटी और ये बना दिया मैंने टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, हाइट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड का। चलिए ऊपर मैंने बोल दिया कि ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, इस साइड क्या जा रहा है अपन का, टाइम जा रहा है सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तो टाइम जा रहा है और हमें क्या बोला है कि रेक्टेंगल बनाना है 10 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ कहीं 10 मीटर ले लेते हैं। ओके, ये 10 मीटर पर सेकेंड का, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, टाइम कितना बोला है 0 to 5, तो ये बना दिया मैंने एक रेक्टेंगल, ये 0 टाइम था, यहाँ 5 सेकेंड टाइम हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फॉलोड इमीडिएटली बाय अ ट्रायंगल डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली टू 0 फ्रॉम 5 to 15 सेकेंड, 5 to 15 सेकेंड में यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। चलिए यहाँ कोई 15 सेकेंड होगा, है ना, 15 सेकेंड है और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना, फिर से बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन,
हाँ, समझ गए आप। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है हमें, इस फिगर को थोड़ा छोटा कर लूँगा। हाँ, अब आप देखिए क्या बोल रहा है हमें। हमें सॉल्व करना है इसे, क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अपन के पास क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही था ना। ये बनाया मैंने एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या बोला मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हमें पता है, अच्छा मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया पिछले वाले ग्राफ वाले सेशन में, कि अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम वी टी ग्राफ के अंदर कर्व जो है उसका एरिया निकाल लेंगे। अगर हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं अभी लास्ट वाले सेशन में आपको बताना भूल गया था। ग्राफ का जो एरिया है, ओके, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल सकते हैं ग्राफ एरिया निकाल कर। ठीक है, इसको हम बोल भी सकते हैं ऐसा कि एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ग्राफ के नीचे जो भी एरिया है हमने उसे अगर फाइंड कर लिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये एरिया, क्योंकि ये ग्राफ के नीचे यही एरिया है ना। इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा और एक दिख रहा है ट्रायंगल। ठीक है, चलिए इसी स्पेस में बनाऊंगा तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए ओके, अब आप चेक करो मैं क्या लिख रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट में बोलूँ 10 × 5, 50 हो गया, 50 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इस रेक्टेंगल का अगर मैं निकालूं, सॉरी ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 to 15, इट मीन्स 10 है, और हाइट कितना है 10, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये भी 50 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आ चुका है, 50 + 50 100 मीटर। ओके, मैं यहाँ पर 100 मीटर ऊपर लिख सकता हूँ। और टोटल टाइम मुझे कितना लगा है, 15 लगा है ना, 15 सेकेंड, तो नीचे मैंने 15 लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, ये रहा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 100/15, 5 3 और 5 20 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर बी। ठीक है, समझ में आ गया आपको मैंने क्या किया है। सो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट मैंने जो निकाला है, कौन सा, ये रेक्टेंगल का, ये वाला। और दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला है इस ट्रायंगल के लिए, जो कि है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू ये रहा बेस 10 और ये रहा हाइट जो कि है 10। ठीक है, इसे मुझे किस में मिला, 50 मीटर। दोनों मैंने डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 100 आ गया। तो 100 अपॉन मैंने 15 कर दिया, क्योंकि टोटल टाइम मुझे क्या लगा था, 15 सेकेंड लगा था। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपको कि आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। 10 मीटर पर सेकंड कितनी देर तक था, 5, तो 10 × 5 डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया। और अब आप चेक करो वेलोसिटी कितना हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। ओके, ये 2 चीज़ें आपको करनी है, नंबर 1 एंड नंबर 2, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो। और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको ग्राफ के क्वेश्चंस कराऊंगा और अच्छे लेवल के ग्राफ के क्वेश्चंस कराऊंगा। और इसके
जो लेक्चर 2 रहेगा उसमें हम इस चैप्टर को पूरा तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो लेक्चर 3 में लेके आऊँगा, जिसमें लास्ट में न्यूमेरिकल्स रहेंगे इस चैप्टर के। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और आपको नोट्स बनाते रहना है। मैं आपको इनफैक्ट ये नोट्स दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा मैं आप, ठीक है। और अगर आपका हैंड रिटन नोट्स हैं आपके पास तो वो बेस्ट रहेगा। तो मेरा सलाह आपको ये है कि जो भी मैं बताते जाता हूँ आपको उसी टाइम उसे लिखते जाना है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।